मैम ने अभी हम सबका परिचय दिया और मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो केवल ऋषि मनीषियों और विद्वानों के चिंतन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे विद्वानों के चिंतन के केंद्र में न केवल अपनी भलाई बल्कि संपूर्ण विश्व की भलाई को केंद्र में रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस अमरवाद पर और इस चिंतन पर हमारी पॉलिसी बढ़ रही है और मैं कल से इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को लगातार देख रहा हूँ, ऑनलाइन माध्यम से भी देख रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब जो सामने मेरे सुधीजन बैठे हैं, श्रोतागण, वो बड़ी तल्लीनता के साथ अनुशासित भाव में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस संगोष्ठी का विचार मंथन के इस मंच का पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके प्रति मेरे मन में विशेष आभार है। विशेष आभार के इसी क्रम में मैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर और इस महाविद्यालय के आयोजक मंडल आयोजक डॉक्टर सलील कुमार पांडे सर का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मंच तैयार किया जहाँ हम अपने विचार साझा कर सकें, मंथन कर सकें ऐसे विषयों पर जो आज का सबसे डायनेमिक टॉपिक है। अमूमन कई सेमिनार में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह से सफलतम रूप में आपने इसको आयोजित किया है, आप सब धन्यवाद, बधाई की बात है। विद्वत जनों के इस चतुर तकनीकी सत्र में मेरे साथ इस मंच पर आदरणीय प्रोफेसर घनश्याम शर्मा सर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय डॉक्टर सतीश कुमार सिंह सर, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है। यहाँ उपस्थित प्रतिवेदक और संचालिका अर्जुन गुप्ता, अर्चना गुप्ता और रितिका त्रिपाठी, ये 2 लोग लगातार हमसे संपर्क में रहे और उन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि हम लोग जल्दी इस संगोष्ठी में आए। आज भारत की जो विदेश नीति है वो एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी पर चल रही है। भारत कोई 5000 साल पुरानी सभ्यता, भारत ऐसा देश है जिसे आध्यात्मिकता का भी केंद्र हम मान सकते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ एक बड़े युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने संन्यास ले लिया। भारत की पृष्ठभूमि अत्यधिक घनाट है, संपन्न है। वर्तमान में जहां भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश अस्थिरता के दौर में है, जहां विश्व पटल पर महाशक्तियां आपस में उलझी हुई हैं, वहीं भारत डिसाइडिंग रोल में है और कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने की स्टेटस पर। मैं आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक इस विषय पर जो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, हमें पहले इस बात को समझना होगा कि भारत के ओरिएंटेशन में कहीं कोई बदलाव नहीं। नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर और आज तक हमारे ओरिएंटेशन में फर्क नहीं आया, हमारे काम करने के तरीके में अंतर आया, पॉलिटिकल विल में अंतर आया, लेकिन हमारे उद्देश्य, हमारी मंशा, हमारे लक्ष्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। नेहरू जी के कार्यकाल में भी हमारा उद्देश्य विश्व महाशक्ति के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मिलिट्री पावर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, महाशक्ति बनने की हमने कैपेबिलिटी की, हमने वो सारा सामर्थ्य था जो विश्व में अपना नाम, अपनी स्थिति दर्ज करा सके। अब प्रश्न ये है कि जब हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 2019 से अब तक एक विशेष कालखंड को देख रहे हैं,
तो हम इस बात को समझेंगे कि आखिर इस कालखंड में और पहले के कालखंड के ओरिएंटेशन में क्या कोई अंतर आया है, क्या कोई फर्क आया है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, केवल फर्क आया है विचारों पर। पहले हम समाजवाद प्रेरित व्यवस्था को के अनुसार चलने पर अपनी मंशा व्यक्त करते थे और चलते थे, और आज हम उदारवाद की पॉलिसी पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे काम करने के तरीकों में अंतर आया है। निश्चित तौर पर पहले हम गुटनिरपेक्ष, पंचशील ऐसे सिद्धांतों को अपना आधार बनाते थे, और आज हम मल्टी अलाइनमेंट और सबके साथ मिलकर चलने वाली नीति पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस पॉलिसी के चेंज में एक बड़ा जो मुझे लगता है कि अंतर है वो ये है पॉलिटिकल विल का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का। ऐसा नहीं कि नेहरू जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रवेश का, व्यक्ति की पृष्ठभूमि का फर्क पड़ता है। चूंकि ये विषय डायनेमिक विषय है, हमारी पॉलिसी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है, हमारे उद्देश्य नहीं बदले हैं, हमारा लक्ष्य नहीं बदला है, बदला है हमारा काम करने का तरीका। जहां पहले हम किसी पर निर्भर होने की पॉलिसी पर चलते थे, आज हम आत्मनिर्भर होने की पॉलिसी पर चलते हैं। 2019 से पहले अगर मैं बात करूं तो 2009 के बाद अगर विश्व में दो बड़े ग्लोबल इवेंट हुए हैं तो एक है कोविड और दूसरा है अमेरिका का अफगानिस्तान से बाहर जाना। ये दो बड़े इवेंट हैं, और दो इवेंट ने कहीं न कहीं दर्शाया है कि राष्ट्रों को अब अपने बारे में, अपनी निर्भरता के विषय पर विचार करना होगा। और ये हमारे ही स्तर से नहीं, विश्व की बड़ी महाशक्तियों ने भी इसे अपने चिंतन का आधार बनाया। अन्यथा अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अफगानिस्तान से बाहर चला जाता। इसी क्रम में अगर मैं इस पर भी मंथन करूँ और आपसे इस विचार को साझा करूँ कि वो कौन से बिंदु हैं जब हमें बदलाव दिखता है, हमें लगता है कि अब हम क्या बदलाव हमें आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है आज वो प्रभावी नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी जियो पॉलिटिक्स जो लोकेशन और रिसोर्स पर आधारित होती है वो पहले भी महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और चीन हमारे लिए पहले भी कॉम्प्लेक्स पैदा करते थे और आज भी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। फर्क इतना है कि हम आज जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम निवेश पर ध्यान दे रहे हैं, हम व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, हम आर्थिक सहयोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि आज की सरकारें, आज का दौर केवल इकोनॉमी पर ही ध्यान दे रहा है, जियो पॉलिटिक्स पर नहीं ध्यान दे रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे काम करने के तरीकों में, हमारी प्राथमिकताओं में अर्थव्यवस्था को प्राथमिक स्वरूप प्रदान किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप पाना है तो उसके लिए इकोनॉमी और मिलिट्री दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे इस नए परिवेश में जो दूसरा चीज़ मुझे लगता है वो ये हुआ है कि अगर मैं पहले की बात करूँ 1991 एक बड़ा रेडिकल चेंज रहा है विदेश नीति में। क्यों? क्योंकि 1991 से ही भारत में उदारीकरण लागू हुआ, और उदारीकरण ने कहीं न कहीं विश्व से हमें जोड़ने का काम किया, हमारी निर्भरता को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। और रसिया जो हम लोगों का टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, ऑल टाइम फ्रेंड था, उससे दोस्ती, उससे मित्रता आज भी हमारी उतनी है। केवल फर्क इतना है कि निजी प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश न होने की वजह से उसके साथ हमारा अलाइनमेंट उस स्तर पर नहीं है जिस तरह से आज हो सकता था, इसकी संभावना थी। हमारा प्रभावी मित्र पहले यूएसए था, आज केवल इतना बदलाव है कि हमारा प्रभावी मित्र अमेरिकी बिरादरी है, और अमेरिकी बिरादरी को कह दीजिए कि अमेरिकी एम्पायर है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये तमाम देशों का पूरा एक गुट है जो कहीं न कहीं हमारे साथ है। मैं अगले इस अगर बात करूं अपने पॉइंट पर कि क्या भारत महाशक्ति के गुण नहीं, तो आकाश से भारत में महाशक्ति बनने का जो तत्व था वो पहले ही मौजूद था। भारत में महाशक्ति आकार के कारण पहले से ही डिसाइड था। मुझे याद है कि एस शंकर की किताब है द इंडिया वे, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कारक लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो चाइना आज इतनी अहमियत नहीं पाता, और तब भारत का साउथ एशिया और मध्य एशिया से संपर्क भी अच्छा होता।
उन्होंने दूसरी बात कही कि अगर 1991 का उदारीकरण पहले हो गया होता तो भारत आज ज़्यादा संपन्न देश होता। उन्होंने तीसरी बात कही कि न्यूक्लियर पावर में भी भारत ने देर से इन चीज़ों को अपनाया। अगर शायद पहले कहा होता, पहले ऐसे कार्य किए होते तो भारत ज़्यादा पावरफुल होता। बट मुझे लगता है कि ये मामला केवल एक स्तर का नहीं है, ये पॉलिटिकल विल का भी है, जहाँ पहले की सरकारों ने इस विषय पर कहीं न कहीं राष्ट्रीय दबाव को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को झेला। वर्तमान सरकार चूंकि बहुमत में थी और उसकी विल इस मामले में ज़्यादा बेहतर थी, तो उसने इस बातों पर ज़्यादा फोकस किया। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले के और आज में किस तरह के डायमेंशन में स्लाइड चेंज हमें देखने को मिलता है, जो सामान्यतः हम महसूस करते हैं कि जहाँ भारत पहले नैम और G77 के सदस्य के रूप में अपने सहभागिता दर्ज कराता था, आज भारत तमाम क्षेत्रीय बड़े ग्लोबल संगठनों में उसकी चयन करने देती है। क्वाड, G7, G20 में उसने अपनी लीडरशिप यानी अध्यक्षता की है। ये बड़ा बदलाव है और भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है मौसम, मैं लगातार इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि इस देश पर गर्मी भी है, लेकिन भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम पर उत्सुकता इस निर्धारित तत्व पर हावी नहीं हो रही है और मैं इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ। और मैं इस बात आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जब बदलते आयाम का जिक्र हो रहा है तो हमारी जो पॉलिसी चेंज हुई वो विचारधारा के स्तर पर भी हुई है। पहले हम समाजवाद और आज उदारवादी फ्रेम पर ज़्यादा अपने आप को पा रहे हैं, बड़े मल्टी फ्रेम पर हम अपने आप को देख रहे हैं, बड़ी पैराडाइम पर देख रहे हैं। और ये जो बदलाव है उसका एक उदाहरण मैं केवल दूंगा कि भारत जहाँ पहले लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया था 1991 में, वहीं उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। तो ये मेरा बताने के पीछे है कि हमारे जो पॉलिसी है उसके ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हुआ है, केवल उसके काम करने के तरीके में फर्क आया है। और उसी का ये एक उदाहरण है कि जब हमने इस तरह की पॉलिसी को चेंज किया, जहाँ नई एक्ट पॉलिसी के तहत हमने 4C जो कनेक्टिविटी, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पर वर्क किया है। और भारत को ये पता था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण पर है। और आज की तारीख में अगर आप कोविड की बात देखें तो आत्मनिर्भर योजना जैसे बड़े स्टार्टअप, बड़े प्लान, सरकार की नई पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति को ज़्यादा सक्षम बनाती है। मैं अगर बात कहूँ बड़े फोरम की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत विश्व की बड़ी महाशक्तियों में शामिल है और उसके आयाम आज भी, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल काम करने के तरीके और राजनीतिक इच्छा